Hey guys, welcome to the Educators. This is Sakshi Gaur and we are back again with a new video. अभी जो हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज कर रहे हैं एज यू नो वेरी वेल, और हमने फॉरेन एक्सचेंज का जो है चैप्टर कंप्लीट किया था. दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक है. तो ये सीरीज हमारी जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है एंड वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस स्टडीज़ क्लासेस. बिजनेस स्टडीज़ की 12th की स्पेशली हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ड्यू टू दिस आउटब्रेक अभी जो बिजनेस का एग्ज़ाम है वो आपका जो CBSE का है वो नहीं हो पा रहा है. तो वो टिल देन आई वाज थिंकिंग कि आप लोगों को मैं कुछ भी हेल्प कर पाऊँ इसके रिगार्डिंग. तो मैं वो वाली सीरीज़ आपकी बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप अपडेट रहिएगा. एंड फर्स्टली इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम कंप्लीट करते हैं. तो आज का जो टॉपिक है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पार्ट 1 है आपका. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द इकोनॉमिक, आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं, इट इज़ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेजिडेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. देखो, आपके देश के जितने रेजिडेंट्स हैं उनके बीच और रेजिडेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बाहर लोग रहते हैं, उनके बीच जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उन्हें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कहते हैं. उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की कैटेगरी में लेके आते हैं. तो अब इसका मीनिंग देखते हैं हम. एवरी गवर्नमेंट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कि हर गवर्नमेंट ये अपना जो है चेक करती है कि एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में कितनी ट्रांजेक्शन हुई है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के अंदर. दिस रिकॉर्ड इज टर्म्ड एज द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट. और ये सब जितना भी रिकॉर्ड होगा उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे. बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है. और वो ट्रांजेक्शन किन किन के बीच होती है? बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि बहुत सालों के बाद एक बार होता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही ये ट्रांजेक्शन्स को इवेलुएट किया जाता है. तो होपफुली मीनिंग आपको क्लियर होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का. इसके बाद है आपका इसका सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस में क्या, इसकी इंपॉर्टेंस हम देखने वाले हैं. इम्पॉर्टेंस से हमें देखिए सीधी बात है, हमें पता लगेगा कि कितने हमारे एक्सपोर्ट हुए हैं, कितने हमारे इंपोर्ट्स हुए हैं. अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं तो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आ रहा है, और हम सरप्लस की कंडीशन में हैं, इंपोर्ट ज़्यादा हुए हैं, तो हमारे यहाँ से पैसा ज़्यादा जा रहा है और हम डेफिसिट की कंडीशन में. तो हम देखते हैं वही कुछ पॉइंट्स हैं, एक दो. Significance of balance of payment lies in the fact that these accounts highlights the state of economy of a country. कि इकोनॉमी की क्या स्टेट है वो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता लगती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट. देखो, अब अभी मैंने आपको बताया अगर एक्सपोर्ट आपके इम्पोर्ट से ज़्यादा हैं, द कंट्री इज एबल टू बिल्ड हैंडसम रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेगा, क्योंकि हमारे गुड्स की डिमांड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादा है. इट इंडिकेट हाई लेवल ऑफ इंटरनेशनल डिमांड फॉर द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. उसके बाद इट पॉइंट टू हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस जीडीपी. अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो जीडीपी ज़्यादा है, क्योंकि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की फुल फॉर्म है. दस बीओपी अकाउंट्स आर नॉट मियरली स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट. एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट ही नहीं है, इट इज़ अ सेट ऑफ अकाउंट विच रिवील्स द परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंट्री. कि एक सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं होता, इससे हमें पता लगता है कि हमारा प्रोडक्शन कितना है, रिजर्व्स कितने हैं, जीडीपी कितनी है. तो ये हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस किसी भी कंट्री की जो है बीओपी वो बताता है. तो सिग्निफिकेंस भी आपको इसकी क्लियर हो गई. उसके बाद है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. अब क्या इन्होंने बोला कि ये एक रिकॉर्ड है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का. अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं वो यहाँ पे हमारी देखने वाली हैं. दे आर 4 मेजर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन: विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल एंड कैपिटल. तो हम इनको समझते हैं क्या है. Economic transaction refers to those transactions which involve transfer of title or ownership of goods and services, money and asset. मतलब जिसमें या तो टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, या गुड्स या सर्विस या मनी या एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं. दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज अंडर विजिबल,
विजिबल देखिए नाम से पता लग रहा है वी कैन सी दैम, तो यहाँ फिजिकल गुड्स की बात हो रही है कि यहाँ पे वो सभी फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड, दीज आर कॉल्ड विजिबल आइटम एज दे आर मेड अप ऑफ सम मैटर और मटेरियल एंड कैन बी सीन, टच्ड एंड मेजर, उन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम मेजर कर सकते हैं, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड विजिबल आइटम। आफ्टर दैट इनविजिबल, इनविजिबल क्या होती है, सर्विसेज, तो यहाँ पे हम सर्विसेज की बात करेंगे। Invisible item of trade refers to all types of services like shipping, banking, insurance, etc., which are given and received, जो दी गई हैं या रिसीव की गई हैं. These are called invisible item as they cannot be seen, felt, टच्ड और मेजर्ड, उनको हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना हम मेजर कर सकते हैं. उसके बाद यूनिलेटरल, यूनिलेटरल आपको पता है पहले भी हमें डिस्कस कर चुके हैं. यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन आर व्हाट, वन साइडेड, जिनके बदले कुछ काम नहीं हो रहा है, कोई ग्रांट या कोई डोनेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनके बदले ना गुड्स आएंगे ना सर्विसेज आएंगे, उन्हें हम यूनिलेटरल ट्रांसफ़र कहते हैं. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इंक्लूड गिफ्ट्स, पर्सनल रेमिटेंस एंड अदर वन वे ट्रांजेक्शन. अब इसमें गिफ्ट भी होते हैं, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को कुछ गिफ्ट्स दे रही है या कोई पर्सनल हेल्प दे रही है. Since these transactions do not involve any claim for repayment, they are also called as अनरिक्वेटेड ट्रांसफ़र, क्योंकि इनकी क्लेम नहीं होती है ना, मतलब रीपेमेंट की इनका कोई क्लेम नहीं है कि वापस करना ही होगा, तो इन्हें अनरिक्वेटेड ट्रांजेक्शन्स या ट्रांसफर्स भी हम कहते हैं. लास्ट इज कैपिटल ट्रांसफर्स. कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है, कैपिटल ट्रांसफर रिलेट टू कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल पेमेंट. ये सभी कैपिटल रिसिट और कैपिटल पेमेंट को इन्वॉल्व करते हैं. कैपिटल रिसिट्स कौन सी होती हैं, थ्रू बोरोइंग्स और सेल ऑफ एसेट, या तो आप बोरो कर रहे हो, ठीक है, आपने कुछ बोरो किया, कहीं से लोन लिया, या फिर आपने एसेट को सेल किया. एंड कैपिटल पेमेंट क्या है, थ्रू कैपिटल रीपेमेंट, आपने जो लोन लिया था उसको वापस किया, और परचेज ऑफ एसेट्स, वो आपकी कैपिटल पेमेंट्स में आती हैं. तो कैपिटल ट्रांसफर क्या है, रिलेट टू कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स. उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जो है सेम, इसका जो पैटर्न रहता है वो अकाउंटिंग जो होता है ना, डबल एंट्री सिस्टम, जो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं है तो कुछ ऐसा कोई बहुत मेजर टॉपिक नहीं है. डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी एक ट्रांजेक्शन हमेशा दो इम्पैक्ट करती है, वन इज डेबिट अदर इज क्रेडिट, तो हमेशा उसके डबल इफेक्ट होते हैं, दैट्स वाई इट्स नोन एज डबल एंट्री सिस्टम. इतना ही आपको पता हो तो सफिशिएंट है, ज़्यादा कुछ इसकी डिटेलिंग का कुछ इतना सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बेसिक मीनिंग क्लियर होना चाहिए. बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेस द डबल एंट्री सिस्टम. जो बीओपी है वो अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम को यूज करता है फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ड के साथ. अब इसमें क्या होगा, इसमें दो साइड होती हैं. देखो अकाउंट्स में क्या होता है, वन इज डेबिट वन इज क्रेडिट, और इसमें जो डबल एंट्री सिस्टम है इसमें बहुत सारे रूल्स, तीन रूल होते हैं, उसमें से ये रूल जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो डेबिट यहाँ क्या हो रहा है, अब देखो एक्सपेंसेस एंड लॉस है, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस की वजह से आपका आउटफ्लो होगा, तो डेबिट में हमेशा आउटफ्लो. क्रेडिट आपकी इनकम होती है या गेन होता है, तो उससे हमारा क्या होता है, इनफ्लो. सेम पैटर्न ये बीओपी में यूज़ कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में यूज़ कर रहे हैं. क्रेडिट में क्या होगा, सभी इनफ्लोज आएंगे, ठीक है, तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, ऑल इनफ्लोज और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. तो जितने भी इनफ्लो और फॉरेन एक्सचेंज के वो हैं वो सब आपके क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होंगे. डेबिट साइड क्या होगा, ऑल आउटफ्लो और यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और जो आउटफ्लोज हुए हैं वो सभी आपके डेबिट साइड जाएंगे. तो इन अकाउंटिंग सिंस बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस लाइक ट्रायल बैलेंस एज इट इज प्रिपेयर्ड एज पर डबल एंट्री सिस्टम. ट्रायल बैलेंस में भी यही होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड्स आती हैं. However, in economic sense, BOP needs to be always equal. Economic sense में वैसे हमेशा equal होना चाहिए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड equal होनी चाहिए, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल. BOP हमारा हमेशा बैलेंस नहीं रहता है, तो तीन कंडीशन यहाँ पे हमारी आती हैं. थ्री कंडीशंस आर बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक तो होता है बैलेंस आपका बैलेंस्ड बीओपी होता है. बैलेंस्ड बीओपी में आपका क्या होगा
कि डेबिट साइड और की इक्वल होंगी, यानी कि पेमेंट साइड और रिसीविंग साइड जो होगी, रिसिट साइड और पेमेंट साइड हमेशा इक्वल होंगे, तभी वो बैलेंस कहलाएगा। तो बीओपी इज बैलेंस्ड व्हेन रिसिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रिसिट और पेमेंट दोनों इक्वल है। सरप्लस बीओपी क्या होता है? बीओपी इज इन सरप्लस व्हेन रिसिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो सरप्लस यानी प्रॉफिट यानी बेनिफिट, यानी कि रिसीविंग साइड जो है वो पेमेंट साइड से आपकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एंड थर्ड वन इज डेफिसिट बीओपी, जो कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हमारी कंट्री की बात करें तो मैक्सिमम डेफिसिट में ही रहता है। तो डेफिसिट बीओपी जो होता है इसमें क्या होगा? पेमेंट साइड ग्रेटर होगी रादर देन रिसीव साइड। तो BOP is in deficit when receipt of foreign exchange are less than payment of foreign exchange। यहाँ पे receipt जो है वो less होगी as compared to पेमेंट। तो अभी के लिए आपका ये इतना ही है। अभी 2 पार्ट में आपकी ये जो है क्लास बनने वाली है। अभी फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया है यहाँ पे, और दिस इज द सेकंड पार्ट। अभी सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगी। नेक्स्ट जो भी होगा नेक्स्ट डे आपका, जैसे कि मैं अभी रेगुलर क्लासेस ला रही हूँ, तो आज आपका अगर बीओपी का फर्स्ट पार्ट है तो नेक्स्ट विल बी द सेकंड पार्ट। सेकंड थिंग, अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि मैं बिजनेस की क्लासेस आपकी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप अपडेट रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ द ओनली थिंग विच मोटिवेट्स अस। तो आप प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।